सुप्रभातम भैया बहनों। कल हमने यूरोप में साम्राज्यवाद और रूसी क्रांति शुरू की। आज हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाएंगे। कल हमने देखा कि यूरोप में 3 तरह की विचारधाराएं तेजी से फैल रही। एक जो पुराने विचारों के समर्थक रूढ़िवादी थे, दूसरे जो समय के साथ सुधार के पक्षधर थे, बदलावों के पक्षधर थे, और तीसरे जो पूर्ण परिवर्तन के पक्षधर थे, पूरी व्यवस्था को बदलने के पक्षधर थे, जिन्हें रेडिकलवादी कहा जाता है। तो रूढ़िवादी, उदारवादी और रेडिकलवादी, इन 3 लोगों के विचारों के बारे में हमने कल पढ़ा। आज हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि इसी काल में यूरोप की जो आर्थिक गतिविधियां थी, आर्थिक क्षेत्र थे, उनमें क्या बदलाव। फ्रांसीसी क्रांति के बाद जो एक नया मध्यम वर्ग तेजी से यूरोप के अधिकांश देशों में फैला था, वो बदलाव का द्योतक था, बदलाव का वाहक था। क्योंकि 18वीं सदी के अंत और 19वीं सदी के मध्य तक बहुत कुछ बदलाव हो चुके थे। 1840-45 तक तो इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति कंप्लीट हो चुकी थी। धीरे धीरे ये यूरोप के अन्य देशों में फैल रही थी। इटली, जर्मनी, उसके बाद एक एक करके फ्रांस जैसे देशों में औद्योगिकीकरण प्रारंभ हो गया था। औद्योगिक क्रांति तेजी से आगे बढ़ रही थी, और जैसे जैसे ये चीजें आगे बढ़ रही थी, समाज के कई अन्य बदलाव भी देखने को मिल रहे थे। जैसे जैसे औद्योगिक क्रांति हो रही थी, नए नए औद्योगिक शहर बसते जा रहे, और जैसे जैसे नई व्यवस्थाएं आ रही थी, रेलवे का विस्तार हो रहा था, औद्योगिक क्षेत्र बन रहे थे, तो जो शहर औद्योगिक शहर बन रहे थे, तो गांवों से शहरों में मजदूरों का पलायन बढ़ रहा था। रोजगार की तलाश में बड़ी संख्या में लोग गांवों से शहरों की ओर जा रहे थे, और जब शहरों में ये भीड़ बढ़ रही थी तो कई समस्याएं आ रही थी। औद्योगिकरण के कारण कई समस्याएं आ रही थी। तो कुछ समस्याएं उसमें थी, जैसे उद्योगों में मजदूरों का शोषण हो रहा था, काम के घंटे काफी अधिक थे, 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे, कई कई जगह 18 घंटे वर्कशॉप में मजदूरों से काम लिया जाता था। आप सोच सकते हैं, लेकिन मजदूरी उनको कम दी जा रही थी, क्योंकि अधिक घंटे जब काम लगाएंगे तो कम ही लोगों से ज्यादा काम कराएंगे, यानी रोजगार पूरा विकसित नहीं हो पाएगा, बेरोजगारी भी बढ़ रही थी। इसी क्रम में जब बेरोजगारी बढ़ेगी तो लोगों की क्रय शक्ति कम होगी। गांव से जब शहर में आ गए, पैसे नहीं होंगे तो बाजार से वस्तुएं खरीदने की क्षमता हमारी कम होगी, और जब क्षमता कम होगी, इसका मतलब जो औद्योगिक उत्पाद है उसकी मांग घटेगी, और जब औद्योगिक उत्पादन की मांग घटेगी तो उत्पादन भी घटाना पड़ेगा। इसके लिए मजदूरों की छंटनी करना पड़ेगा, यानी बेरोजगारी और बढ़ेगी। तो औद्योगिकरण ने समस्याओं का एक साइकिल पैदा कर दिया, और इन समस्याओं के साथ साथ जैसे जैसे शहरों का फैलाव हो रहा था, नए शहर बस रहे थे, लोगों का माइग्रेशन हो रहा था, तो शहरों में अब इतनी बड़ी संख्या में लोगों के रहने की समस्या, आवास की समस्या बढ़ रही थी, सड़क की समस्या बढ़ रही थी, कहीं ना कहीं इतने लोगों के लिए पानी की समस्या बढ़ रही थी, साफ सफाई की समस्या बढ़ रही थी। यानी आजकल की तरह म्युनिसिपैलिटी उतनी डेवलप नहीं थी, और आज डेवलप म्युनिसिपैलिटी है तो शहरों की भीड़ के कारण हमारी सड़कों की और गलियों की क्या स्थिति है हम सब लोग देख रहे हैं। तो उस समय जब ये नए नए शहर बसने शुरू होंगे, अचानक भीड़ बढ़ी होगी, तो ये समस्याएं कितनी विकराल रूप धारण की होंगी, आप इसके बारे में सोचें। और शहरों में इन बढ़ने वाली समस्याओं से दो बड़ा वर्ग, रूढ़िवादी तो पहले से इनको लूटते शोषित करते आए थे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो दो बड़े वर्ग, उदारवादी वर्ग और रेडिकल, ये लोग इन समस्याओं से चिंतित थे, और उनको लग रहा था कि हमें इन समस्याओं का हल खोजना चाहिए, इनका समाधान खोजना चाहिए। समाधान क्या हो सकता है, कई बिंदुओं पर ये चर्चा करते थे।
इनका मानना था, अब क्यों ये चिंतित थे ये भी एक कारण बता देते। चूंकि औद्योगिक क्रांति के कारण व्यक्तिगत संपत्ति को बढ़ावा मिला और अधिकांश जो उद्योग स्थापित हुए थे वो व्यक्तिगत थे, और वे उद्योग अधिकांशतः उदारवादियों या रेडिकलवादियों के थे। यानी उदारवादियों और रेडिकलवादियों ने ही मार्केट में ज्यादा पूंजी लगाई थी। तो अगर कोई भी समस्या होती है तो इसको नुकसान इसी वर्ग को ज्यादा होगा, और इसलिए यह वर्ग चिंतित था कि हमें बढ़ रही समस्याओं का समाधान ढूंढना चाहिए। इनको लगता था कि अगर मजदूर ज्यादा स्वस्थ हो, मजदूरों का स्वस्थ होना एक आवश्यक तत्व, मजदूर ज्यादा स्वस्थ होंगे तो ज्यादा काम कर सकते हैं, इसलिए मजदूरों के स्वास्थ्य पर हमें ध्यान देना चाहिए। जबकि पहले के रूढ़िवादी उनके मरने बीमार होने से कोई चिंता नहीं करते थे, क्योंकि उनको फेंक देंगे दूसरे को लाएंगे। लेकिन इनको होता नहीं, मजदूरों की स्वास्थ्य की चिंता करना भी हमारी जिम्मेदारी है, और अधिक स्वस्थ मजदूर हमारे लिए ज्यादा उपयोगी होगा। उसी तरह मजदूरों का पढ़ा लिखा होना चाहिए, क्योंकि ज्यादा पढ़ा लिखा मजदूर जो होगा वो ज्यादा स्किल्ड होगा, कुशल होगा, और कामों को और बेहतर ढंग से अच्छी तरह से कर पाएगा। तो मजदूरों की शिक्षा पर भी ध्यान देना चाहिए। और इसके लिए जो जन्मना अधिकार है, जन्मजात अधिकार जो पहले से समाज में चले आ रहे हैं कि हम इस खानदान में जन्म लिए हैं तो हमको ये अधिकार मिल गया, ये खत्म होना चाहिए। व्यक्ति को उसकी योग्यता, परिश्रम, श्रम और उद्यमशीलता का महत्व होना चाहिए। वो कितना परिश्रमी है, कितना योग्य है, इस आधार पर उसको समाज में महत्व मिलना चाहिए, ना कि उसको किसी खास खानदान में जन्म लेने के कारण। साथ ही साथ व्यक्तिगत स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, प्रत्येक व्यक्ति को अपने पसंद का काम करने की आजादी होनी चाहिए, और इसी आजादी में पूंजी का प्रवाह भी, यानी हम स्वतंत्र होकर अपनी पूंजी को इन्वेस्ट कर सकें। क्योंकि हमने पढ़ा है फ्रांसीसी क्रांति में कि संपत्ति के अधिकार की मांग जोरों पर थी, और इसके लिए ही वो चाहते थे कि हम अपनी पूंजी का उपयोग करके अधिक से अधिक धन कमा सकें। तो इसके लिए हमें छूट मिलनी चाहिए। तो ये लोग कहीं ना कहीं अपने हित की बात कर रहे थे, लेकिन साथ साथ जब मजदूरों के स्वास्थ्य की बात करते थे, उनके शिक्षा की बात करते थे, उनके सुरक्षा की बात करते थे, तो मजदूरों को, चाहे महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, ये लगता था कि ये रेडिकलवादी और उदारवादी हमारे समर्थक हैं, हमारे पक्षधर हैं, हमारे हितैषी हैं। और यही कारण था कि 19वीं सदी के मध्य तक आते आते ये उदारवादी और रेडिकलवादी जो राजनीतिक पार्टियां धीरे धीरे बनने लगी थी, इनको मजदूरों का, श्रमिकों का, काम करने वाले लोगों का धीरे धीरे समर्थन मिलना शुरू हो गया। और इन्हीं के समर्थन से ये उदारवादी अपने राष्ट्रीय आंदोलनों को भी आगे बढ़ा रहे थे। विभिन्न देशों में जो राष्ट्रवादी आंदोलन हुए, चाहे 1830 की क्रांति हुई हो, 1848 की क्रांति हुई हो, उन क्रांतियों में मजदूरों ने उदारवादियों का साथ यही सोच कर दिया कि ये लोग हमारे हितैषी हैं, और इसलिए पूरे यूरोप में राष्ट्रवादी आंदोलनों की एक तरह से बाढ़ आ गई, तेजी से। कई राष्ट्रवादियों ने मजदूरों के हितों में आवाज उठाई, स्वतंत्रता की आवाज उठाई। और चूंकि हमने पढ़ा है कि 1815 में वियना सम्मेलन के माध्यम से नेपोलियन के बदलावों को समाप्त करके पूरे यूरोप में फिर से रूढ़िवादी व्यवस्था लागू कर दी गई थी। इससे उदारवादी विचलित हुए थे और कई क्रांतिकारी गतिविधियां पूरे यूरोप में फैल गई थी। और इसी में एक नाम आता है ज्यूसेप मेज़नी का, जो इटली का एक क्रांतिकारी था, और धीरे धीरे उसने पूरे यूरोप में क्रांतियों का दौर शुरू किया। तो हम मानते हैं कि आधुनिक यूरोप का एक महत्वपूर्ण या पहला क्रांतिकारी ज्यूसेप मेज़नी था, जिसने क्रांतियों के माध्यम से राष्ट्र राज्य की स्थापना को बल प्रदान किया। और चाहे वो इटली हो, जर्मनी हो, पोलैंड हो, आयरलैंड हो, सब जगह क्रांतियों का एक दौर और बदलावों का दौर शुरू हो गया। चलिए, इसके लिए धन्यवाद। फिर आगे मिलेंगे।